हेलो दोस्तों, उनकी पाठशाला में स्वागत है। हेलो बच्चों, हम लोगों ने 11th की जो केमिस्ट्री है उसके स्टार्ट किए थे ऑनलाइन क्लास में पढ़ना। और इसमें हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे स्टेट ऑफ मैटर, जिसके बारे में हम आप लोगों को 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ओके, और उसमें हम आप लोगों को जो गैस होती है ना, तो गैस के जो मापने योग्य गुण होते हैं इसके बारे में हम आप लोगों को बताए हैं और पढ़ाए हैं। अब हम उसके आगे की पढ़ाई यहाँ पे करते हैं। तो उसके आगे की अगर हम पढ़ाई की बात करें, ओके, तो उसके आगे का टॉपिक जो है वो दाब कहलाता है, और उसी दाब के बारे में अब हम लोगों को स्टडी करना है, जिसे पी के द्वारा सूचित करते हैं। सबसे पहले सोचते हैं कि दाब कहते किसे हैं। तो पर यूनिट एरिया जो होता है, ओके, तो उस पर यूनिट एरिया पर जो हम फोर्स लगाते हैं तो उसी को हम लोग दाब कहते हैं। एकदम सिंपल सा बात है कि पर यूनिट एरिया पर लगाए गए फोर्स को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसका मतलब एक यूनिट एरिया जो हो जाता है तो उस एरिया पर जो हम अपने द्वारा फोर्स अप्लाई करते हैं उसी फोर्स को, उसी बल को हम क्या कहते हैं, दाब के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सिंपल से डिफिनेशन लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग एट पर यूनिट एरिया। फोर्स एक्टिंग एट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। It is denoted by कैपिटल P। यही इसकी डिफिनीशन होती है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। यही इसकी डिफिनीशन हो जाएगी। इसे कैपिटल P से सूचित किया जाता है। ये आप लोग जो है ना इसको याद रखिएगा। सिंपल से हम ये बता रहे हैं कि यूनिट जो एरिया होता है ना, एकांक जो क्षेत्रफल होता है ना, तो उस एकांक क्षेत्रफल पे जो हम बल लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, और इसे कैपिटल P के द्वारा सूचित किया जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और स्टडी करते हैं। तो इसलिए अगर पूछा जाए डैट इज, कि अगर पूछा है कि दाब बराबर क्या होगा, ओके, तो सिंपल में याद रखिएगा कि फोर्स बटा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ओके, फोर्स बाई एरिया हो जाएगा। अगर हिंदी में बात करते हैं तो दाब बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हिंदी में हो गया और ये इंग्लिश में हो गया। इसको लिखिए लोग, और हम आप लोग बता रहे हुआ हो गया। इसको लिख लिए होंगे आप लोग। अब चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा हम लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पे हम लोग बात ये करते हैं कि P के द्वारा दाब को सूचित किया जाता है और फोर्स को F के द्वारा, एरिया को A के द्वारा। तो P बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, F बटा A हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये सोचिए कि F बराबर क्या होता है। तो F को हम लोग जानते हैं कि फोर्स कहते हैं। ओके, तो फोर्स इज इक्वल टू, आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं कि mg होता है। m मतलब क्या होता है, मास, और g मतलब आप लोग सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है, बस इसे शॉर्टकट में कहते हैं F बराबर mg कहते हैं। ओके,
अब क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब F बराबर जानते हैं कि mg होता है, तो F के जगह पे mg नहीं रख सकते हैं क्योंकि F का मान mg होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ F बराबर mg इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, हम यहाँ पे लिखें कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ F बराबर mg इन इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब हिंदी के समीकरण 1 में F बराबर mg मान रखने पर। ओके, ये हिंदी हम बोल दिए, हिंदी लिख लीजिएगा आप लोग। अब चलिए एक बार और हिंदी बोल दे रहे हैं कि समीकरण 1 में F बराबर mg मान रखने पर। अब 1 नंबर समीकरण में ये कह रहा है कि P बराबर क्या होगा, F बटा A। तो F के जगह पे mg ना यहाँ पे, तो लिखेंगे mg बटा एरिया हो जाएगा। ओके, लेकिन अब क्या करें, इसे इक्वेशन में हम लोग सेकंड मान लेंगे। लेकिन हम फिर यहाँ पे सिंस वी नो डैट, चूंकि हम जानते हैं कि हमें पहले से पता है कि मास बराबर क्या होता है, ए मतलब मास न होता है, तो मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, माने आयतन गुना घनत्व होता है मास का फॉर्मूला। शॉर्टकट में कहते हैं m बराबर vd कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात क्या आई कि यहाँ बात आया कि F बराबर mg रख दिए, लेकिन उसमें भी m का मान क्या होता है, vd होता है। अब जहाँ पे m है वहाँ पे vd तो लिख सकता है आराम से। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हम लिख दे रहे हुआ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m बराबर vd इन इक्वेशन सेकेंड। हम लिखे क्या है पे, हम लिखे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ m बराबर vd इन इक्वेशन सेकेंड। इसका हिंदी हो जाएगा हुआ कि समीकरण 2 में m बराबर vd मान रखने पर, ये हिंदी वाला लिख लेंगे। अब चलिए, अब यहाँ पे मान को रखा जाए और इसको बनाया जाए। तो इक्वेशन सेकेंड जो कह रहा है ना, ये बोल रहा है कि P बराबर mg, तो m के जगह पे तो हम यहाँ vd लिखेंगे, तो vd इंटू जी, सबका बटा एरिया है तो एरिया लिखबे करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a हो जाएगा। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 हो गया। लेकिन फिर यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो डैट, मतलब चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमें पहले से पता है कि v मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ये कहता है कि एरिया इंटू हाइट इसकी फॉर्मूला होती है। मतलब आयतन की फॉर्मूला क्या होती है, तो क्षेत्रफल गुना ऊंचाई इसकी फॉर्मूला होती है। शॉर्टकट में कहेंगे v बराबर ए एच कह देंगे। अब v बराबर ए एच मिल गया। अब जहाँ पे v है वहाँ पे एच को रख सकते हैं आसानी से। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v बराबर ए एच इन इक्वेशन थर्ड। इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि समीकरण 3 में v बराबर ए एच मान रखने पर। अब यहाँ पे देखना समीकरण 3 कहाँ है, तो समीकरण 3 यहाँ पे लिखे हैं। तो अब चलिए p का p हो जाएगा इज इक्वल टू, हाँ v है तो v के जगह पर लिखना क्या है, ए एच लिखना है, तो लिखेंगे ए एच, फिर इनटू क्या है, डी जी बटा, यहाँ पे नीचे क्या है, एरिया है तो लिख देंगे एरिया। अब a से a खत्म, तो p बराबर क्या मिला, एच डी जी मिल गया। इसका अर्थ हुआ कि अगर गैस की अमाउंट निकालनी है तो उसे हम दाब के द्वारा भी निकाल सकते हैं, जहां फॉर्मूला क्या यूज करेंगे कि P बराबर एच डी जी का यूज करेंगे। ओके, लेकिन सबसे एक्चुअल बात है कि आप लोग तो जान गए कि P मतलब क्या होता है, दाब होता है, H क्या होता है, D क्या होता है, G क्या होता है। ओके, और इसका एक्चुअल मान कितना लेकर चलेंगे ये सब हम लोग को जानना है। ओके, इसको नोट कीजिए आप लोग।
अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, वेयर मतलब जहाँ। अगर पूछा जाता है कि पी मतलब क्या होता है तो आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत अच्छा, दाब कहते हैं। उसके बाद एच जो होता है ना, एच मतलब हाइट होता है, हाइट मतलब ऊंचाई होता है। अब यहाँ पर ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई आप लोग बहुत अच्छा जानते हैं कि 76 सेंटीमीटर हो जाएगा, या किसके बराबर हो जाएगा, ये 0.76 मीटर के बराबर हो जाएगा। देखिए ये CGS में होगा, ये SI में हो गया। अगर इसे SI में निकालना है तो हम लोग SI लेकर चलेंगे। उसके बाद D मतलब डेंसिटी, D मतलब क्या होता है हुआ, डेंसिटी मतलब घनत्व होता है, क्या होता है, घनत्व होता है, जिसका मान होता है 13.6 G पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन फिर वहीं घिसा पिटा सवाल, G सेंटीमीटर क्यूब, ये तो CGS हो गया, हमें तो SI में लाना है। तो SI में इसको ऐसे लिखेंगे 13.6 इंटू 10⁻³ G के जगह पे kg हो जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब के जगह पे मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, अब चलिए, हाइट मतलब ऊंचाई आप लोग जानते हैं सब कोई। उसके बाद आता है यहाँ पे G आता है, G आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छा से जानते हैं, गुरुत्व इसको हिंदी में कहते हैं, गुरुत्व, जिसका वैल्यू कितना होता है, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये G का मान हो गया। अब एक काम करते हैं कि क्यों ना हम इन सभी के जगह पे, देखिए ये तो कांस्टेंट टर्म होता है, ये होना ही होना पक्का, तो हम क्यों ना सभी के जगह पर वैल्यू रख के निकालिए लेते हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छा है, इसको तो लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ मतलब, दिखाई दे रहा, हाँ दे रहा है, नाउ मतलब अब बात करते हैं यहाँ पर कि P बराबर HDG होता है। तो H का मान 0.76 मीटर, एकदम अच्छा से देखिएगा, 0.76 मीटर इंटू D का मान यहाँ पे लिखा है ना 13.6 kg, सॉरी 6 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब इंटू G का मान 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। तो अब देखिए, अब सिंपल बात है कि संख्या है तो संख्या को पहले सोल्व करेंगे। तो इन सभी को गुना करने पर हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे हम मिलेगा 10, 13, 25। ओके, इन सभी को गुना करते हैं वो आपस में, तो 10, 13, 25 अप्रॉक्स इतना आ जाएगा। ओके, अब यूनिट की बात करते हैं। यूनिट में ऊपर मीटर है तो लिख दीजिए मीटर, फिर यहाँ पे क्या है, ऊपर केजी है तो लिख दीजिए केजी, ये तो नीचे चला जाएगा, उसको बाद में लिखेंगे। अब फिर ऊपर मीटर है तो मीटर लिख देंगे, ये तो नीचे है। तो अब चलिए, अब यहाँ पे लिखते हैं, नीचे क्या बचा, मीटर क्यूब इंटू सेकंड स्क्वायर बच गया। देखिए 2 मीटर से 2 मीटर खत्म, 1 मीटर बच गया, नीचे 3 मीटर था हुआ। ओके, आप लोग को दिखाई दे रहा है ना। अब चलिए, या इससे भी थोड़ा सा और अच्छा से लिख दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पे 1 मीटर है यूनिट में, तो मीटर हम लोग लिख देंगे। हाँ, फिर यहाँ पे क्या है, ऊपर देखिए, ऊपर वाले को लिखते हैं केजी पर मीटर क्यूब, तो ये नीचे आ गया, केजी ना ऊपर है, तो यहाँ पे लिख देंगे केजी। अब फिर यहाँ पे ऊपर मीटर है तो मीटर बाटा में, नीचे में यहाँ पे क्या है, मीटर क्यूब है तो लिख देंगे मीटर क्यूब इंटू यहाँ पे क्या है, सेकंड स्क्वायर है। अब यहाँ पे 3 मीटर है तो इसमें से 2 मीटर इन दोनों मीटर को काट देगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जाएगा 10, 13, 25, यहाँ बच गया केजी।
मीटर एगो बचा तो नीचे से ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स, सेकेंड स्क्वायर है तो नीचे से ऊपर जाएगा तो सेकेंड -2 हो जाएगा। ओके, अब काम करते हैं कि हम ऊपर और नीचे मीटर स्क्वायर से गुना कर देते हैं, ऊपर भी मीटर स्क्वायर से, नीचे भी मीटर स्क्वायर से। ओके, हम लोग जानते हैं कि दाब की मात्रक पास्कल होती है। ओके, तो उस व्यू में लाना है हमें, तो इसलिए ऊपर भी मीटर स्क्वायर से गुना करेंगे, नीचे भी मीटर स्क्वायर से ही गुना करेंगे। अब सोचिए, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 10, 13, 25। अब यहाँ पे क्या होगा कि एगो मीटर से, ओके, ये एक्चुअल में नीचे ही रहे, इसमें का एगो मीटर कट जाएगा। ओके, एगो मीटर बच गया। अब चलिए, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जाएगा केजी मीटर सेकेंड इनवर्स बटा मीटर स्क्वायर। अब सिंस हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि केजी मीटर सेकेंड -2 ये न्यूटन को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? न्यूटन। फोर्स का एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। ओके, तो एन के द्वारा सूचित करते हैं। तो फाइनली अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि इज इक्वल टू पी का मान क्या होगा, पी इज इक्वल टू 10, 13, 25। इस पूरा के जगह पे न्यूटन लिख लेंगे तो न्यूटन, मीटर स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स -2 हो जाएगा। ये निकल गया, पी का एक्चुअल मान निकल गया। लेकिन अब फिर यहाँ पे एक पॉइंट और है बुआ, वही पढ़ा दे, रुक जाइए लोग। अब यहाँ पे लेकिन फिर लिखेंगे सिंस वी नो डैट, मतलब चूंकि हम लोग जानते हैं कि न्यूटन मीटर -2 जो होता है ये पास्कल को सूचित करता है, ये 1 पास्कल के बराबर होता है, इसे पीए के द्वारा सूचित करते हैं। तो फाइनली हैंस मतलब अतः पी बराबर 10, 13, 25 पीए मिल गया। ओके, तो इस तरह से P का जो एक्चुअल मान होता है ये हम आप लोगों को बता दिए, इसको लिख लेंगे आप लोग। अब चलिए, अब इसके बारे में और थोड़ा सा स्टडी करते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब नोट पॉइंट में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, नोट पॉइंट में क्या पढ़ना है, नोट पॉइंट में बात करें कि एक एटीएम बराबर क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं 76 सेंटीमीटर, ओके, एचजी होता है। ओके, ये आप लोग को पहला चैप्टर में ही पढ़ाए हुए थे। और ये भी किसके बराबर होता है, तो 0.76 मीटर एचजी के बराबर होता है। अभी किसके बराबर होता है, तो 760 मिलीमीटर एचजी के बराबर होता है। ओके, ये आप लोगों को याद है इतना पहले से। अब यहाँ पे थोड़ा सा जाएंगे टॉर और बार के बारे में। एक एटीएम जो होता है ना 760 टॉर के बराबर होता है। अब फिर वही बात करते हैं, यही एक एटीएम जो होता है ना ये 1.01325 बार के बराबर होता है। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। अगर कोई पूछता है कि एक एटीएम, अगर कोई पूछता है कि एक एटीएम बराबर कितना टॉर्क के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 760 टॉर्क के बराबर। एक एटीएम कितने बार के बराबर होते हैं, तो 1.01325 बार के बराबर होते हैं। इसका अर्थ है कि सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से दाब के बारे में हम लोगों ने पढ़ के समाप्त किए। अब यहाँ पे हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम लोग बॉयल्स लॉ के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए
टॉपिक क्या बनेगा हुआ, टॉपिक बनेगा बॉयल्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, VBI होता है हुआ बॉयल्स लॉ। हिंदी में इसे हम कहते हैं बॉयल का नियम कहते हैं, या इसका एक और नाम दिया गया है वॉल्यूम प्रेशर रिलेशन। इसे हिंदी में कहते हैं आयतन दाब, आयतन दाब संबंध कहते हैं हम लोग हुआ। ओके, तो यही है। अब सिंपल सा बात है, बॉयल साहब का नियम क्या था। अब बॉयल साहब ने एक बात कही थी, जैसे उनका स्टेटमेंट था कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है, अगर मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में गैस रखा गया है, इसमें हम क्या रखे हैं, इसमें केवल और केवल गैस रखे हैं। ये बॉयल साहब का स्टेटमेंट था। ये हो गया कंटेनर, ये क्या हो गया हुआ, एक कंटेनर कहलाएगा, और इस कंटेनर में किसको रखा गया है, गैस को रखा गया है। लेकिन उनका एक कंडीशन ये था कि इस गैस के अंदर का जो टेम्परेचर है, मतलब तापमान है, यह तापमान क्या होना चाहिए, तो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब नियत होना चाहिए। उनका सिंपल सा फंडा ये था कि अगर किसी कंटेनर में हम लोग गैस को रखते हैं तो उसके अंदर का टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखें, न उसमें से टेम्परेचर को कम करें न टेम्परेचर को ज़्यादा करें, एकदम सिंपली वे में जितना है उतना ही रहने दें। ओके, तब उन्होंने ये कहा था कि इस कंटेनर के अंदर जो गैस की जो वॉल्यूम है, गैस की जो वॉल्यूम है, और इस गैस के द्वारा जो दाब उत्पन्न होता है, मतलब P, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब उल्टा होता है। इसका अर्थ हुआ क्या कि अगर वॉल्यूम को घटाएंगे तो दाब बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा। देखिए ये जो नियम हम बता रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटल है, या क्या है, एक्सपेरिमेंट, सॉरी ये एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंट के आधार पे अनुमान लगाया गया। अब इसके आगे का थ्योरी हम आप लोग बताएंगे, जो सीधे वो साबित ये करेगा कि इस थ्योरी में कुछ मिस्टेक है। तो अभी उतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं, अभी सिर्फ इतना सोचना है कि बॉयल साहब ने ये कहा कि अगर किसी कंटेनर में गैस रखा गया है और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका वॉल्यूम और उसका दाब जो होता है ना, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यही बातें हमारे बॉयल साहब ने कहा। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर given mass of gas of volume, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली proportional to the pressure of गैस। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट होगा, क्या हुआ, यहाँ पे स्टेटमेंट होगा कि नियत तापमान पर दिए गए गैस के द्रव्यमान की आयतन, दिया गया गैस के
द्रव्यमान की आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही बात हमारे बॉयल साहब ने कहा था। सिंपल सा बात है, बॉयल साहब ने ये कह दिया कि अगर किसी कंटेनर में हम गैस को रख देते हैं और टेम्परेचर न कम करेंगे न ज़्यादा करेंगे, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो उसमें जो गैस है, तो उस गैस की जो आयतन है और उस गैस का जो दाब उत्पन्न हो रहा है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, इसको बढ़ाते हैं तो ये वाला घटेगा, तो इसी को हम लोग व्युत्क्रमानुपाती हम लोग कहते हैं। ओके, अब चलिए, इतना हो गया लिखे आप लोग, हो गया लिखे? चलिए बहुत अच्छा। आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहां पे लिखेंगे लेट मतलब माना कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इक्वल टू V। इसका मतलब जो गैस दिया गया उसकी आयतन को हम लोगों ने V मान लिया। ओके, और उसके बाद इसके दाब की बात करते हैं, प्रेशर ऑफ गैस, इसे P मान लिए। अब डैट इज ये करेंगे इस स्टेटमेंट के अनुसार कि जो वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली है किसके, तो 1/दाब के। ओके, इसे शॉर्टकट में लिखेंगे V, ऐसे इन्वर्सली का साइन देकर लिख देंगे 1/P लिख देंगे। ओके, ये बात है यहाँ पे उन्होंने कही। अब इसको ऑब्जर्वेशन अगर निकाला जाए तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा हुआ, इसका ऑब्जर्वेशन होगा कि सिंपल में अगर एक कंटेनर में हम किसी भी गैस को रखते हैं और नियत तापमान होता है, तो अगर उसमें और ज़्यादा गैस भरते हैं, मतलब वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, तो उनके द्वारा जो दाब उत्पन्न होगी ना वह कम हो जाएगी। अगर वॉल्यूम को कम करते हैं तो उनके द्वारा जो दाब उत्पन्न होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ओके, आ गया समझ में आप लोगों को? अब चलिए, अब इतना तो ये हो गया। अब यहाँ पे V का V हो जाएगा और ये साइन हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म का यूज करते हैं। अब कांस्टेंट टर्म में हम क्या यूज करेंगे, K इंटू 1/P, ऐसा ही नहीं रहेगा, ये 1/P तो ऐसे ही रहेगा 1/P। अब P इधर डिवाइड में, उधर तो इंटू में हो जाएगा, तो ये जाएगा क्या, PV बराबर K 1 जा K, PV बराबर K हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि अगर किसी कंटेनर में गैस को रखते हैं और उसका टेम्परेचर एक समान रहता है तो उस गैस की दाब और आयतन का गुणनफल हमेशा क्या आता है, नियत होता है। के क्या है, अगर कोई पूछता है कि हियर बताइए या हियर बताइए कि के क्या है, तो के को कहेंगे कांस्टेंट कहेंगे। इसका मतलब क्या कहेंगे, नियत हम लोग बोल देंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10। ओके, अब चलिए इस प्रकार हम लोग ये बोल सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एंड प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका अर्थ क्या होगा, इस प्रकार
दिए गए गैस के दिया गया गैस का दिया गया गैस की द्रव्यमान की आयतन एवं दाब की गुणनफल नियत तापमान पर हमेशा नियत होता है। यही बातें जो है ना बॉयल साहब ने कहा था। बॉयल साहब ने सिंपल में ये कह दिया था कि अगर किसी कंटेनर में हम लोग गैस को रखते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर नियत हो, एक समान हो, तो उसका आयतन और उसका दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आयतन को बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा और आयतन को घटाएंगे तो दाब बढ़ेगा। ये बात उन्होंने कहा था। ओके, और फिर फाइनली ये साबित किया उन्होंने कि नियत ताप पर चाहे कितना भी गैस के आयतन को बढ़ा दे, ओके, लेकिन उनके द्वारा जो दाब उत्पन्न होता है वो दाब और वो आयतन का गुणनफल हमेशा नियत होता है। एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं कि एक कंटेनर है, उसमें गैस रख दिए, 1 लीटर गैस रख दिए, तो 1 लीटर आयतन हो गया। एकदम कांस्टेंट टेम्परेचर है, तापमान वहाँ पे नियत है। अब 1 लीटर गैस के द्वारा जो दाब उत्पन्न हो रहा है, तो उस दाब का वैल्यू और 1 लीटर का वैल्यू ये आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक कुछ मान आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, कोई 1 लीटर गैस के स्थान पे 2 लीटर गैस कर देते हैं। तो 2 लीटर गैस तो किए, तो गैस की आयतन बढ़ी तो उसका दाब तो घटेगा। ये था बॉयल्स का नियम। ओके, तो अब वो दाब और उस आयतन को फिर गुना करते हैं। देखिए तापमान वही रहना चाहिए, फिर गुना करते हैं तो जितना पहले निकाले तो उतना ही फिर निकलेगा। यही बात इनका था यहाँ पे। ओके, इसको नोट किया जब वो लोग। हो गया। अब चलिए अब सिंपल में यहाँ देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि 2 गो कंटेनर ले लिए, एक कंटेनर यहाँ पे हो गया, एक कंटेनर ये हो गया, एक कंटेनर ये हो गया, ये एक कंटेनर हो गया, फिर एक कंटेनर हम लोग यहाँ बना दिए। इसमें भी हम लोग गैस रख दिए, इसमें भी गैस रख दिए। आप लोग अच्छा से बनाइएगा, हम नहीं इधर उधर बना दे रहे हैं, आप लोग अच्छा से बनाइएगा। अब दोनों कंटेनर में हम क्या रख दिए हैं, गैस रख दिए हैं। अब बात किया जाए, इस कंटेनर में जो गैस की वॉल्यूम है, मतलब V, ओके, इस वॉल्यूम को हम लोग V1 मान लेते हैं। हाँ, इसमें जो दाब उत्पन्न हो रहा है, इसमें जो दाब उत्पन्न हो रहा है मतलब कि P, तो इसे हम लोग P1 मान लिए। आयतन V1, दाब P1। अब इसकी भी बात करते हैं, इसमें भी वॉल्यूम है, आयतन है मतलब कि V, तो इसके V को हम लोग V2 मान लेते हैं। और इसमें तो दाब उत्पन्न होगा मतलब P उत्पन्न होगा मतलब P, तो इसे हम लोग P2 मान लेते हैं। लेकिन दोनों में टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। एक बात याद रखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका मतलब नियत तापमान पर। अब चलिए बात करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ
अर्थात बॉयल्स के नियम के आधार पे कि अगर टेम्परेचर एक समान रहा, ओके, तो हमेशा याद रखिएगा उन्होंने ये कहा था कि वॉल्यूम इनटू जो दाब उत्पन्न होता है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब नियत होगा, मतलब V इंटू पी। अच्छा, इसी को बोल सकते हैं P इंटू भी, उसमें कोई दिक्कत हो रहे है, ये हमेशा K के बराबर ही होगा। अब इस गैस के लिए अगर बात करते हैं तो इसमें P का मान P1 है तो P1 इंटू V का मान V1 है तो V1 किसके बराबर होगा, K के बराबर होगा। ओके, अगर हम इसके लिए बात करते हैं तो इसमें P2 V2 माने तो P2 इंटू V2 बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। अब K जब बराबर तो ये भी तो बराबर होगा ना। ओके, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2 हो जाएगा। ये याद रखिएगा और इससे क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल्स बनेगा। ओके, इसमें P1 P2 V1 V2 है। ओके, इसका मतलब P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। तब P1 P2 V1 ये दिया रहेगा, V2 निकालने के लिए कह देगा, या P1 V1 और V2 दिया रहेगा तो P2 निकालने के लिए कहेगा। इसका मतलब इन चारों में से कोई 3 को दिया रहेगा और कोई एक ही आप लोगों को निकालना है। ओके, इसको लिखिए तो नोट कीजिए तो वो आप लोग इसको लिख लें आप लोग। हुआ, चलिए इरेज करें इसको। बहुत अच्छी बात है कि लिख लें आप लोग। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पर किस चीज़ के बारे में, इसी से रिलेटेड एक और यहाँ पे टॉपिक है कि घनत्व और दाब, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है ये पढ़ना है। इस पर भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी। इसका मतलब हो जाएगा दाब एवं घनत्व के बीच संबंध, मतलब इसके बीच में क्या संबंध है ये हम लोग को जानना है। तो सिंपल में देखिए, यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो डैट, मतलब चूंकि हम जानते हैं कि मास बराबर क्या होता है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इसका अर्थ सिंबॉलिक फॉर्म में क्या जाए, m बराबर VD। अब सिंपल में अगर V को यहीं पर रहने देते हैं, D को उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, V बराबर m/d हो जाएगा। ओके, V बराबर m/d हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं बट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल के नियम के आधार पर हमें मालूम है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके, तो हमें दाब एवं घनत्व के बीच में संबंधों को लिखना है। ओके, तो दाब तो है यहाँ पे, लेकिन हमें घनत्व मालूम नहीं है, तो अगर V के जगह पे m/d लिख देते हैं, इसका मतलब D आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा, तो P और डेंसिटी के बीच में संबंध मालूम चल जाएगा। तो अब इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग कि V1 निकालना है, तो V का m/d होता है, तब V1 का क्या हो जाएगा, m/d1 हो जाएगा। मास तो वही रहता है, मास चेंज नहीं होता है, डेंसिटी चेंज होता है वो, तो इसलिए m/d1 लिख दिए। और बात करते हैं V2 का, तो m/d2 हो जाएगा। अब इसलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नाउ, मतलब अब क्या करेंगे कि P1 का P1 इंटू V1 है, V1 के जगह पे m/d1 हो जाएगा, तो m/d1 इज इक्वल टू P2 का P2 इंटू V2 के जगह पे m/d2, तो m/d2। अब m से m यहाँ पे ख़त्म,
अब यहाँ पे क्या बच गया कि P1 बटा D1 इज इक्वल टू P2 बटा D2 हो जाएगा। ये रिलेशन हम लोग निकाले लिखें। ओके, यही रिलेशन होता है दाब एवं घनत्व के बीच। ओके, अब चलिए इतना टॉपिक्स हम आप लोगों को बता दिए, समझा दिए। अब एक्चुअल में क्या है, अब इस पे न्यूमेरिकल्स हम लोग को बनाना है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। आप लोग खूब अच्छा से इसे फेयर में लिख लेंगे। ओके, फिर हम लोग आगे मिलते हैं अगले क्लास में। और आप लोग रेगुलर हो जाइए। क्लास में केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, उसमें जो है ना आज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड उसमें ख़त्म किए हैं। कल जो है ना डबल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम बताएंगे। आप लोग सभी क्लास करना है वो। ओके, और ये जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं इसका जो फेयर है एक अलग कॉपी में आप लोग कीजिएगा। ऑफलाइन का अलग कॉपी रखिएगा लोग, ऑनलाइन का कॉपी अलग रखिए लोग। कल हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन पढ़ेंगे। ओके, और उसके बाद जो है ना फिर अगला टॉपिक एक से एक लॉ है, हमें सभी लॉ के बारे में स्टडी करना है। उसी में आइडियल एंड नॉन आइडियल भी हम लोग स्टडी करना है, रियल गैस, इस बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं हम लोग को। लेकिन अभी जितना पढ़ाया गया उतना आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। ओके बोलो।